Yesterday, we have left from the topic where we were discussing about different levels of inventory that we have to carry until we sell them to our ultimate consumers. Whether it is a manufacturing concern or it is a retail firm, हमें अपने वेयर हाउसेज में और स्टोर रूम्स में इन्वेंट्री को डिफरेंट लेवल्स पर स्टोर करके रखना पड़ता है जब तक वो सेल नहीं हो जाती. इट मीन्स कि हमें कैरिंग कॉस्ट आती है. ठीक है. Means inventory plays a very major role in our production process, but it also side by side produces our cost. There are different types of costs that are associated with the inventory. Basically, there are three types of inventory costs that are associated with inventory. The first one is ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट. जब भी हम इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं और जो पूरा हमने परचेजिंग प्रोसेस पढ़ा था, आपने उसे देखा कि डिफरेंट पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, उसके अलावा इन्वेंट्री को रिसीव कर रहे होते हैं. तो वो सारी की सारी जो उनको हम वेजेस पे करते हैं, अगर कोई इंस्पेक्शन करने के बाद कोई हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं. उस रिटर्न पर जो हमें एक्सपेंसेस आते हैं, जो पर्सनस ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसकी जो कॉस्ट आती है, जो डॉक्यूमेंट्री कॉस्ट होती है, मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑर्डर, रिक्विजिशन ऑर्डर बनाने होते हैं, वो सारी की सारी मतलब इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की कॉस्ट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है. सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है कैरिंग या फिर होल्डिंग कॉस्ट की, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जब तक आप अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर देते, आपको डिफरेंट लेवल्स पर उनको अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे आपकी कोई रिटेल फर्म है, आपको डिफरेंट जो है वो कैरिंग कॉस्ट आती हैं. मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप रिटेल फर्म है तो आइसक्रीम्स के लिए आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए. अगर कुछ दूसरे आइटम्स होते हैं जिनको हीट में रखना, कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको हीटनिंग की, कुछ चीज़ों के लिए आपको लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों को आपको सिक्योरिटी में रखना पड़ता है. तो वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी कैरिंग कॉस्ट कहलाती है. और उसके अलावा एक और कॉस्ट होती है जिसको हम स्टॉक आउट या फिर शॉर्टेज कॉस्ट भी कहते हैं. ये वो कॉस्ट है बेसिकली जब हमें तब इनकर होती है जब हमारे पास कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएगा, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, हमारे पास इनसफिशेंट स्टॉक होगा तो हम अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे. ठीक है. तो ये तीन तरह की कॉस्ट है. अब इसमें से मोस्ट जो बेसिक है वो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आती है. कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है जो कि हमारी इन्वेंट्री के लिए हमें जो है वो कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि आप जैसे हमने देखा कि अगर इन्वेंट्री लेवल ज़ीरो हो जाता है तो भी आपको नुकसान है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव इन्वेंट्री लेकर रखते हो तो फिर उसको आपको जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए, उतनी ज़्यादा आपको रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैरिंग कॉस्ट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आती हैं. ये सारी आपकी कैरिंग कॉस्ट है. वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, जहाँ पर आपको एक प्लेस चाहिए, स्टोर रूम चाहिए उसको स्टोर करने के लिए. उसके अलावा हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, लाइटिंग की वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत है. इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है आपको अपनी इन्वेंट्री की, कि अगर कोई आग वगैरह लग जाती है या फिर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसके लिए भी आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हो. ठीक है. उसके अलावा कैश टाइड अप इन शेप ऑफ इन्वेंट्री, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. इसका पता क्या मतलब है? मीन्स मैंने अपने पैसे जो मेरे पास कैश अवेलेबल था, मैंने उससे अपनी इन्वेंट्री परचेज की और अपने पास लाकर स्टोर कर दी. ना वो यूज़ हो रही है ना वो सेल हो रही है, तो मेरा जो पैसा है वो इन्वेंट्री की शेप में मेरे पास पड़ा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक 5,000 का ड्रेस लेकर आती हूँ, लेकिन कोई इवेंट ही नहीं है कि मैं वो ड्रेस पहन सकूँ, तो वो जो 5,000 है वो मेरे पास मेरी वार्डरोब में लटका ही रहेगा, लेकिन उसको यूज़ करने का मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही. इस चीज़ को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वही पैसा, वही 5,000 मैं किसी और जगह पर यूटिलाइज़ करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती थी, लेकिन मैंने उसको क्या किया है, अपना ड्रेस ले लिया, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा. तो इन्वेंट्री में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही और आपके पास बस पड़ी हुई है, आपका कैश जो है वो उसमें टाइड अप हो जाता है. वहाँ से आप जब तक सेल नहीं करोगे तब तक वो कैश आपको रिसीव नहीं होगा. उसके अलावा आपको पता है कि इन्वेंट्री अगर सेल नहीं हो रही तो डिस्ट्रक्शन हो सकती है, टूट तोड़ फूट चीज़ें टूट फूट जाती हैं. मतलब अगर बिस्किट्स हैं या ये जो आपकी कैंडीज़ वगैरह होती हैं, जब आप इनके बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, लेज़ है आपके जो डिफरेंट चिप्स वगैरह आती हैं आपके पास, क्रैकर्स आते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो टूट जाएंगे. ठीक है, तो वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, पुरानी चीज़ें हो जाती हैं. जैसे कि आइसक्रीम है तो 1 मंथ के बाद आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख रख के देखते हो कि वो फिर खाने के लायक नहीं रहती. तो ये सारी आपकी कैरिंग कॉस्ट है जो कि एक कंपनी को फेस करनी पड़ती है. दूसरी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है.
उसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्डरिंग कास्ट में होती हैं। क्लेरिकल मतलब जब आपने अपना परचेज़ ऑर्डर बनाना है या फिर आपने अपना परचेज़ रिक्विजिशन बनाना है, उसके ऊपर जो आपको कॉस्ट आएगी, उसके अलावा जो आपने जगह-जगह से जाकर सिग्नेचर्स करवाने हैं, डिफरेंट कॉपीज़ करवानी है, उसके अलावा जब आपकी गुड्स डिलीवर हो जाएँगी तो इंस्पेक्शन भी तो करनी है ना। इंस्पेक्शन करेंगे, चेकिंग करेंगे, उस पे भी जो आपने वेजेस वगैरह पे करनी है। और फिर अगर जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद नहीं आई हैं, जो पुअर क्वालिटी की हैं, उनको आपने रिटर्न करना है। रिटर्न करवाने के लिए आप जब वापस भेजोगे तब भी किराया लगेगा। जब आप चीज़ें मंगवा रहे हो तब भी आपको जो है वो वेज पे करनी पड़ेगी, सॉरी फ्रेट पे करना पड़ेगा। तो वो जो फ्रेट्स हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब आप यहाँ से ऑर्डर भेजते हो, सप्लायर्स ढूँढते हो, वो आपको कंसाइनमेंट भेजते हैं या फिर आप कंसाइनमेंट को चूज़ करते हो। वो सारी की सारी कॉस्ट आप किसकी कहलाती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जब भी इन्वेंट्री है इसमें ये सारी कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो क्या हम एक लेवल तक मतलब हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इन्वेंट्री का एक लेवल हो, ठीक है? अगर उस लेवल से हायर मंगवाते हैं तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अगर उस लेवल से कम मंगवाते हैं तो हमें शॉर्टेज हो जाएगी, हमें स्टॉक आउट्स का सामना करना पड़ेगा। तो देयर शुड बी एन इक्विलिब्रियम पोज़ीशन। और हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने पीछे एक डायग्राम देखी थी कि कितने आइटम्स आपकी इन्वेंट्री में हों तब आपको अपनी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज़ देयर इज़ अ लीड टाइम बिटवीन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी ऑफ योर आइटम्स। मतलब मैंने अगर अपनी कोई ऑर्डर करनी है चीज़ तो कम से कम मुझे 2 हफ़्ते पहले प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मैंने ऑर्डर करना है, क्योंकि 2 हफ़्ते लगेंगे उस चीज़ को आने में। जितनी ज़्यादा दूर आपके सप्लायर्स हैं उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी उस चीज़ को लेकर आने में। तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है कि एक तो इन्वेंट्री का लेवल और दूसरा जो लीड टाइम है बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें माइंड में रखेंगे देन ही आप हम इन्वेंट्री को क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। ये सारी जो आपकी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें अपनी कॉस्ट को भी मैनेज करना है, इन्वेंट्री लेवल को भी मैनेज करना है, इसको हम कहते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें हम अपनी टोटल कॉस्ट देखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, आपके सामने ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि हम जो है एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं री ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि इंडिपेंडेंट फैक्टर है। डिपेंडेंट फैक्टर है आपकी एनुअल कॉस्ट। मतलब जितना ऑर्डर ज़्यादा करोगे उतनी ही आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, इसलिए जो कॉस्ट है वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आपके सामने अगर आपको याद हो तो आप ईओक्यू का एक फार्मूला यूज़ करते थे। ईओक्यू को कैलकुलेट करने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटराइज़ मेथड्स भी आ चुके हैं ईओक्यू को कैलकुलेट करने के। यहाँ पर मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख रही हूँ जो कि आप पहले यूज़ कर चुके हैं बीबीए पार्ट 2 में, जिसमें आप क्या करते थे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और दूसरा मेथड ये है, चूँकि आप जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ से रिप्रेजेंट करते थे, एनुअल डिमांड तो आपकी डी ही रहती है। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पर एस मैंने मेंशन की है, ये कॉस्ट पर ऑर्डर है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ओ सी में मेंशन करी। और नीचे जो एच है यहाँ पर आपका, इसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट, इसका नीचे मैंने लिख दिया कैरिंग कॉस्ट। इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये आपका फॉर्मूला है ईओ क्यू का। सिंपल, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो एनुअल डिमांड को। डिमांड मतलब आप ये देखते हो कि जोन से भी आइटम आपने मंगवानी है उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी को सोचते हो कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। उस क्वांटिटी को मंगवाने के लिए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बेसिकली पर यूनिट होती है। यहाँ पर आप इस ग्राफ को भी देख लोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, यह देख रहे हो आपके वेरी कर रही है। ठीक है, जितनी ऑर्डर्स ज़्यादा होते जाएंगे आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अगर आप कम मंगवाते हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा, आपको पता है ना कि शिपमेंट पे कॉस्ट तो उतनी ही आनी है ना, अगर आप ज़्यादा भी मंगवाते हो चाहे कम मंगवाते हो। तो एक इकोनॉमिक और जो है ना वो क्वांटिटी होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरी करती है लेकिन आपकी होल्डिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग कॉस्ट, वो वेरी नहीं करती। इसलिए हमने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आपके दोनों को मिलाकर आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, जिस लेवल पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, आपके सामने ये जो रेड ग्राफ है उसमें देख रहे हो, जहाँ पर आपकी कॉस्ट मिनिमम है उसके नीचे डॉटेड लाइन से आपने एक क्वांटिटी देख ली कि आपकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आप इतनी क्वांटिटी को ऑर्डर करते हो तो आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक आपके पास स्ट्रेटजी है, एक प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है, जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और लेवल ऑफ ऑर्डर्स भी देख सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी एक गिवन पीरियड के अंदर मंगवानी चाहिए।
इन सब के अलावा गर्ल्स आपने रेशोज़ पढ़ी हुई हैं और आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पढ़ी होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में आप अपनी इन्वेंट्री को कितना सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। मींस आपको कितना टाइम लगता है अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल करने में। ठीक है, जब आप फिनिश प्रोडक्ट्स बना लेते हो तो कितना टाइम लगता है उसको कन्वर्ट करने में, सेल्स में कन्वर्ट करने में। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसके साथ। इन्वेंट्री यहाँ पर आपकी फिनिश्ड इन्वेंट्री यूज़ होती है। जो इन्वेंट्री आपके पास है, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे उसको सेल्स में कन्वर्ट करने में। आपको पता है जितना आपका ये टाइम्स ज़्यादा आएगा, इसका आंसर आता है टाइम्स में। मतलब कितने टाइम्स हम अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, जितने टाइम्स ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए कि जितना ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी। इन्वेंट्री को हमने कन्वर्ट करना होता है बेसिकली कैश में। यही आपका जो है वो बेसिक मकसद होता है कि जब आपने प्रोडक्ट्स बना लिए, फिनिश प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो जितनी जल्दी हो सके अब आपने इसको क्या करना है, सेल्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जो है आपकी टाइम्स में आती हैं, इसको आप डेली भी कैलकुलेट कर सकते हो, वीकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फार्मूलाज हम इंशाल्लाह रेशो एनालिसिस में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में जाके। एक और रूल यहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसको 80-20 रूल कहा गया है और इन्वेंट्री मिक्स के नाम से बताया गया है, क्योंकि इस रूल को यहाँ पर बताने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट्स ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने पर आप अपना 80% टाइम जो है वो स्पेंड करते हो, लेकिन उससे फ़ायदा आपको सिर्फ 20% होता है। और बहुत ज़्यादा आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको बनाने में और जिन पे आपकी कॉस्ट जो है वो 20% आती है, लेकिन उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको रिसीव होता है। इसको कहते हैं 80-20 रूल। ठीक है, ये कहलाता है 80-20 रूल कि आप जिस प्रोडक्ट पे एफर्ट 80% करते हो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उन पे मैक्सिमम एफर्ट करने के बाद भी आपको रिजल्ट जस्ट 20% मिलता है। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे आप अपना सिर्फ 20% टाइम स्पेंड करते हो और उससे आपको 80% आउटकम रिसीव होता है। ये आपका रूल कहलाता है 80-20 रूल। अब यहाँ पर फोकस किस बात पे हमने करना है, वो वाले प्रोडक्ट्स जिन पे टाइम कम स्पेंड होता है और उनसे रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलता है, उनको एक्सेल किया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और जो से प्रोडक्ट आपका टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लेते हैं और आपको प्रॉफिट या आउटकम कम देते हैं, उनके जो है वो क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी एंड कंट्रोल। क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, और आपको पता है कि क्वालिटी को आप फीचर्स की शेप में, करैक्टरिस्टिक्स की शेप में लिख सकते हो। अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या कहलाएगी, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका अरोमा कैसा है, उसकी जो है दिखने में वो कैसा है, ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी कहलाती हैं। या फिर उसका टेस्ट कहता है कैसा है। और एक सर्विस की क्वालिटी कैसी हो सकती है, जैसे कि कितने अच्छे तरीके से आपको सर्विसेज दी गई, आपके सर्विसमैन ने आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन सी दी गई, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। तो हम ये देखते हैं कि क्वालिटी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। हमने जो है ये चीज़ पढ़ी है, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कि जब भी आप लोग प्लानिंग करते हो तो लास्ट स्टेप में आप कंट्रोलिंग करते हो कि वेदर यू हैव अचीव्ड योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और नॉट। तो यहाँ पर हम क्वालिटी और कंट्रोल दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको क्वालिटी का पता होना चाहिए कि क्वालिटी कैन बी मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स और एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि हमने सेल करना है। ठीक है, जिसको हम जज कर सकते होंगे। ठीक है, एक तो चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये आपके प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, या फिर हम इनको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ये वो चीज़ है जो कि वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है आपको, करैक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज़ होती हैं जो हमने अपने स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं। मीन जो आप एडवर्टीजमेंट से बताओगे कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको ये वाले बेनिफिट होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, क्वालिटी कहलाती हैं। एक तो प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज़ द स्टैंडर्ड, जो कि एक्सपेक्टेशंस हमने अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने बारे में क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों मीट करना हमारे स्मॉल बिजनेस ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि स्मॉल बिजनेस ऑनर्स कैन नॉट कम्पीट ऑन प्राइसेस बट कैन कम्पीट ऑन द क्वालिटी। तो जितनी बेटर क्वालिटी होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे करैक्टरिस्टिक्स होंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर आपका कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है और उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपका प्रोडक्ट उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर लेता है, योर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। और अगर
उसको यूज़ करने के बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो आपको परफॉर्मेंस होती है आपके प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब है कि आपका कस्टमर डिलाइटेड होगा। सेटिस्फाइड होने के बाद वो डिलाइटेड हो जाएगा, और जब डिलाइटेड होते हैं तो फिर वो आपके लॉयल या फिर रिकरिंग नेचर के कस्टमर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए क्वालिटी कितनी ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। आपने एक टर्म यूज़ की होगी या सुनी होगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू हम हर लेवल पर हर एक एक स्टेप के अंदर क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, फ्रॉम बाइंग द रॉ मटेरियल टिल सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। और हमारी कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, हमने अपनी क्वालिटी को हर लेवल पर हर जगह पर क्या करना होता है, अश्योर करना होता है। टीक्यूएम प्रोसीजर आप इस तरह से देख सकते हो कि हम अपने कस्टमर पर फोकस करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं, अपने प्रोसेस सेंटर्ड होते हैं। जोन सा भी प्रोसेस होगा वहाँ पर क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, हर कोई आपस में कम्युनिकेशंस रखता होगा, आपकी स्ट्रेटजिक और सिस्टमैटिक अप्रोच होगी, हर चीज़ को आप क्वालिटी में रखोगे। डिसीजन मेकिंग जो है वो फैक्ट्स पर बेस करती होगी, कम्युनिकेशन होगी, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट जो सबसे मेजर है इसमें वो है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, फोकस ऑन कस्टमर एंड एम्प्लॉय इम्पावर इन्वॉल्वमेंट। ये सारी चीज़ें क्या है कि आप हर प्रोसेस के अंदर अपनी क्वालिटी को इंश्योर करते हो। जहाँ पर भी आपका कोई भी प्रोसेस ऐसा होता है जो कि आपकी क्वालिटी से हट जाता है, आप उस प्रोसेस को क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया कि क्वालिटी क्या क्या होती है, उसका कलर, उसका टेस्ट कैसा है, उसका अरोमा, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, जो कि टेंजिबल चीज़ें होती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इवेल्युएट करने में। लेकिन जब आप सर्विस पर आओगे तो सर्विस तो एक इंटेंजिबल है ना, सर्विस इंटेंजिबल थिंग है, और दूसरी चीज़ उसमें आती है कि वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल सर्विसेज में वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक ही पर्सन डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि आप एक प्रोफेसर से लेक्चर लेते हो, एक दिन वो आपको बहुत अच्छा लेक्चर देगा, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन मे बी पॉसिबिलिटी है कि उसकी सर्विस में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाएं। एक दिन आपने जो है वो अपना मेकअप करवाया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन दूसरे दिन आपका वही मेकअप अच्छा नहीं हुआ। एक ही पर्सन सर्विसेज परफॉर्म करता है, लेकिन उनमें वेरिएबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जब उनको बनाया जाता है और फिर उनको सेल किया जाता है ना, उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। पहले रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, फिर वो रिटेलर्स के पास जाते हैं, फिर वन बाय वन जाके कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। तो अगर कोई डिफेक्टिव हो प्रोडक्ट तो हम उसको उसी टाइम अपने सेल्स में से निकाल देते हैं। लेकिन सर्विसेज में ये वाली करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती। सर्विसेज चूँकि जिस टाइम आप दे रही हैं, आपने उसी टाइम जो है उनको कन्वे करना होता है। जैसे कि अगर आपका हेयर कट है, अगर कोई पर्सन हेयर कट कर रहा हो और वहाँ से खराब हो जाए, तो हम ये तो नहीं ना कह सकते रुके मैं दोबारा कर देता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर्विसेज में अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो आपका उसी टाइम उसका रिजल्ट जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। प्रोडक्ट्स को जो है इंस्पेक्शन किया जा सकता है और उसमें से डिफ़ॉल्टेड प्रोडक्ट्स को निकाला जा सकता है, लेकिन सर्विसेज में ये क्वालिटीज़ हैं कि ये इंटेंजिबल होती हैं, देखी नहीं जा सकती, वेरिएबिलिटी इनमें आती रहती है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको उसका रिजल्ट उसी टाइम मिलता है। ठीक है, तो हम जब सर्विसेज को करने लगते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करने लगेंगे, तो हम कौन से फैक्टर्स को देखेंगे कि हमारा सेल्स पर्सन कितना अच्छा है, वो कितना हमसे पोलाइटली बात कर रहा है, उसके अलावा कितना वो फ्रेंडली है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपकी सर्विसेज की क्वालिटी कितनी है, आप जहाँ पर बैठे होगे। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हो, तो आप चूँकि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हो, आप उसको देखकर ये नहीं बता सकते कि वो कितना अच्छा सर्विसेज देगा। आप जब उसकी क्लिनिक में एंटर होगे तो वो जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जो आपकी क्लिनिक की अपीयरेंस होगी, जो लग्ज़री आइटम्स वहाँ पर पड़ी होंगी, जो उसकी डिग्रीज़ वॉल पर लगी हुई होंगी, आपके बैठने के लिए चेयर्स जैसी हैं, जहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो जितनी अच्छी होगी, जितनी फ्रेंडली होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। और आपको जितना वो अच्छी-सी चीज़ें आपको लग रही होंगी, आपको लगेगा फर्निश्ड माहौल होगा, तो आपको लगेगा कि आपके डॉक्टर की सर्विसेज भी अच्छी हैं। लेकिन अगर एक छोटा-सा डॉक्टर एक
एक छोटे से रूम के अंदर चेयर के साथ विदाउट एनी टेबल बैठा है, तो आपको यही लगेगा कि ये कस्टमर अच्छी सर्विसेज, ये डॉक्टर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा अपने कस्टमर्स को। मीन्स सर्विसेज की क्वालिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स से हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके इनहेरेंट फैक्टर्स, जिनको इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है, जो इसके अंदर इनहेरेंट होते हैं, उसको देखकर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को जब भी आप मेजर करने लगेंगे तो उसके इंट्रिंसिक फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को परसीव करने के लिए। ठीक है, इंट्रिस्टिक मतलब जो उसके अंदर इनहेरेंट है, उसकी क्वालिटी, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल वगैरह। लेकिन जब आप किसी सर्विस को इवेल्युएट करने लगते हो, परसीव करने लगते हो, तो उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट में दोनों हो सकते हैं, इंट्रिस्टिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। ठीक है, क्यों हो सकते हैं प्रोडक्ट में ये दोनों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी तो आपको हेल्प करती है ना, वो तो उसका इंटरनल फैक्टर नहीं है ना। जहाँ से आप परचेज करते हो वो शॉप भी आपको हेल्प कर रही होती है। तो प्रोडक्ट के लिए ये दोनों फैक्टर्स होते हैं जब आप उसकी क्वालिटी को चेक करने लगते हो या इवेल्युएट करने लगते हो। लेकिन सर्विसेज के लिए जस्ट आपके क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड लास्टली है इम्प्रूविंग एंड कंट्रोलिंग क्वालिटी। हम किस तरह से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। पहला हमारे पास है सेटिंग अप क्वालिटी सर्कल, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए। स्मॉल ऑनर्स जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप एक सर्कल देख रहे हो अपने सामने, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपका क्वालिटी सर्कल। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने जो प्रॉब्लम एरियाज़ होंगे उनको डिटेक्ट करोगे। फिर उसके लिए जो है, जैसे आपका सिंपल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए अल्टरनेटिव्स डिसाइड करना, अल्टरनेटिव्स को डिफरेंट जो है करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चेक करना, और जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसको चूज़ करके इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट्स को चेक करना, और फिर जो है कोई डेविएशंस वगैरह आती हैं तो फिर उनको चेक करना। ठीक है, यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम का एरिया आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है आपको। फिर प्रॉब्लम को किस तरह से आपने सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसको स्टडी करोगे, उसकी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। अपना जो भी इम्प्रूवमेंट प्लान होगा वो मैनेजमेंट को दिखाओगे कि हम इस तरह से अपनी कंपनी में चेंजिंग्स लेकर आना चाहते हैं। वो प्लान जो है अगर मैनेजमेंट आपको अप्रूवल दे देती है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, अपने रिजल्ट्स देखोगे, और फिर देखोगे क्या सक्सेसफुल हैं, तो फिर वो जो चेंजेस हैं उनको परमानेंटली अपनी कंपनी के ऊपर लगा दोगे, चाहे वो प्रोडक्ट की शेप में हो, चाहे वो किसी दूसरी शेप में हो। दूसरा हम जो मेथड यूज़ कर सकते हैं वो है डिज़ाइनिंग क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि जो भी हमने प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, हम हर प्रोसेस में क्वालिटी और जो है ना उसको अश्योर करें। चाहे वो गुड्स की शेप में है जो हम अपनी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, या फिर जो भी लेबर यूज़ हो रही है उसमें, हर लेवल पर आप उसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर करें। और लास्ट पे आ जाता है इंस्टॉलिंग अ कंट्रोल प्रोसेस। आप क्या करें, एक क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम अपनी कंपनी के अंदर लगाएं। ठीक है, डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इस क्वालिटी को अश्योर करने के लिए। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो अपनी कंपनी में क्वालिटी को अश्योर करने के लिए। तो गर्ल्स जी, इस चैप्टर के लिए आपका इतना ही था कि किस तरह से क्वालिटी मैटर करती है, किस तरह से आप अपने सप्लायर्स को चूज़ करते हो, और किस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को कैरी करते हो अपनी कंपनी के अंदर।